नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्री महावीर पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय चितलवाना की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं आपका अपना एसएस का सर उदयलाल। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के जो आपकी बुक है हमारा पर्यावरण, उसका अध्याय फर्स्ट अपन देख रहे थे। पिछले वीडियो में भी देखा था, लगभग 18-20 मिनट का वो वीडियो था। उसका अगला भाग में लेके आया हूं और आज के इस भाग में अपन इस पहले पार्ट को पूरा कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी से एक विनंती रहेगी कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में प्रत्येक बात को बिठाते जाइएगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक और निवेदन रहेगा कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कौन कौन विद्यार्थी देख रहे हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। आपकी सारी सामाजिक की क्लासें हैं वो यहाँ पे लगेगी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने पर्यावरण के बारे में देखा था, पर्यावरण की परिभाषा भी देखी थी, पर्यावरण के घटक देखे थे। पर्यावरण के दो घटक, एक तो प्राकृतिक घटक भी देखा था और साथ ही मानव निर्मित घटक भी देखे थे। प्राकृतिक में कौन कौन से? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और साथ ही जैवमंडल। इनके बारे में अपन ने पिछले जो भाग हैं यानी पिछला वीडियो उसके बारे में देखा था। और साथ ही पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था? जीवीय क्या होता है, अजीवीय क्या होता है, यानी जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है। जलमंडल, स्थलमंडल, इनके बारे में अपन ने परिभाषा भी देखी थी। अब आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे पृथ्वी के चारों ओर से। वैसे यहाँ तक मैंने उस वीडियो में भी पढ़ा दिया था, लेकिन दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा और कल के वीडियो में मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क भी आपको करना है। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब प्रश्न आपकी आएगा आगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है उन्हें क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अब पृथ्वी के अंदर विद्यार्थियों एक बल पाया जाता है जिनका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? वायुमंडल है उसको अपने चारों ओर बांधे रखता है, यानी अपनी जो लिमिट है उससे बाहर नहीं जाने देता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये वायुमंडल है ये बहुत बड़ा फैल जाता और अपने यहाँ पे लगभग इतनी जो वायु है वो इतनी नहीं रह पाती, लेकिन अपनी ओर थामे रखता है, बांधे रखता है। वो कौन रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि वायुमंडल है इसको अपनी ओर ये बांधे रखता है, तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें हैं और बहुत तेज जो गर्मी आ रही है उसको ये रोक लेते हैं। तो ये हमारी रक्षा करता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें अगला पेज, इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। किसमें? वायुमंडल में। आपको ध्यान रखना, वायुमंडल में क्या होता है? कई प्रकार की गैस होती है, धूल कण होते हैं और जल वाष्प, यानी जल यहाँ से जो ऊपर उड़ रहा है वाष्प बन के, वो यहाँ पे वायुमंडल में होता है। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होता है। अब वायुमंडल में परिवर्तन भी होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी है घूमती रहती है, तो धीरे धीरे वायुमंडल में भी परिवर्तन होता है और उसे क्या कहते हैं? मौसम और जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जो अपने पेड़ पौधे होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। तो पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप हैं यानी पौधे हैं, पेड़ हैं, इनमें जीवन पाया जाता है और साथ ही जीव जंतु, इनमें भी जीव पाया जाता है। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, यहाँ पे क्या? स्थल, जल और वायु मिलकर एक जीवन का निर्माण करते हैं। यानी जीवन के लिए विद्यार्थी ये तीनों घटक बहुत ही आवश्यक हैं। अगर स्थल नहीं होगा तो भी जीवन नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्थल, जमीन के बिना जीव रहना संभव नहीं है। जल नहीं है तो भी जीवन नहीं रहेगा और वायु नहीं है तो भी जीवन नहीं रहेगा। तो ये तीनों ही आवश्यक घटक हैं अपने जीवन के लिए, स्थल, जल और वायु, और ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? जीवन बनाते हैं।
अब विद्यार्थियों, एक अपने प्रश्न आता है कि पारितंत्र क्या है, तो इनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पारितंत्र क्या है, फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड में जो दिया हुआ है वो पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ को स्थानांतरण करते हैं। पारितंत्र का मतलब होता है पर्यावरण का संतुलन, तो एक दूसरे के ऊपर अपन निर्भर रहते हैं, तो ये है पारितंत्र। यहाँ पे देखते हैं रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेप्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। यानी रवि की कक्षा में कोई कैंप चल रहा था, जेप्सी नाम की कोई लड़की थी, उसने कहा कि अरे कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। और उसने क्या कहा, इससे मुझे है मेरा केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है। यानी जो जेप्सी थी विद्यार्थियों, वो केरल की थी, और केरल में आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ पे पूरा क्षेत्र है वो हरा भरा रहता है, खेत हरे भरे रहते हैं, नारियल के बड़े बड़े बागान रहते हैं। वही अपने जैसलमेर राजस्थान का एक हीरा नाम का लड़का, उसने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की ही नज़र आती है। हमारे यहाँ पे तो दूर दूर तक कीकर यानी छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, बहुड़े वगैरह अपन कहते हैं, तो वो नज़र आते हैं और रेत ही रेत नज़र आती है। बाकी हमारे यहाँ तो बारिश तो होती ही नहीं है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा कि वहाँ पे जैसलमेर में क्या मिलते हैं, ऊँट मिलते हैं। यहाँ पे देखिएगा चित्र दिया हुआ है एक ताल का पारितंत्र। यहाँ पे पारितंत्र आप देखिए, यहाँ पे है ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं सब। चलिए आगे देखते हैं। हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली व अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। हीरा ने कहा, भाई तू ऊँट की बात मत कर, या ऊँट के साथ साथ है ना सांप मिलते हैं, चिपकली मिलती हैं और कई प्रकार के कीट भी हमारे यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे, जैसलमेर में। तो रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों। अब रवि सोच में पड़ गया कि भाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जो जीव जंतु हैं, वहाँ के रहन सहन है, उसमें अलग अलग भिन्नता क्यों पाई जाती है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, इतने में गुरुजी थे, गुरुजी ने क्या कहा, बिल्कुल बहुत संबंध है एक दूसरे के साथ में। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। यहाँ पे है ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों, आप देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। यानी आसपास का जैसा पर्यावरण है वो उनके साथ में ढल जाते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा, और यही है पारितंत्र। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है, जीवधारियों का आपसी व अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उनके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनता था। क्या आपको लगता है, वो मैदान वाले पहले पार्ट में अपने बात की थी ना वो। अब मानवीय पर्यावरण देखेंगे, फिर इसके बाद में अपना अध्याय है वो पूरा हो जाएगा। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। मानव यानी अपने आसपास जो भी हैं पेड़ पौधे वगैरह, वो अपना पर्यावरण है,
तो उसमें मानव क्या करता, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, यानी शुरुआत में मनुष्य ने क्या किया था, प्रकृति है उसके अनुरूप ही बना लिया था। उसका जीवन सरल था, यानी प्रारंभ में जो मनुष्य है उसका जीवन कैसा था, सरल था, एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उनको जो भी चीज़ें चाहिए थी वो आसपास की जो प्रकृति है यानी आसपास का क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हो जाता था। जैसे उनके भोजन के लिए कंदमूल हो गया, फल फ्रूट हो गया, ये सब कुछ, और पहनने के लिए पत्ते होते थे, साल होती थी, यानी शुरुआत में ऐसा ही तो होता था, सब कुछ अपने आसपास से वो प्राप्त हो जाता था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोगों की जो आवश्यकताएं हैं विद्यार्थी वो भी बढ़ती गई, और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब मानव ने जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मानव की आवश्यकता बढ़ती गई, तो उसने पर्यावरण का उपयोग किस तरह से करना है और उसमें क्या क्या परिवर्तन करना है वो भी तरीके उन्होंने सीख लिया। उसने फसल उगाना, पहले फसल उगाना मानव नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवश्यकता हुई भोजन के लिए, और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, तो उसने क्या किया, फसल उगाना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया और स्थायी जीवन जीना शुरू कर लिया। पहले क्या होता था, मानव है एक स्थान पे रहता था, वहाँ पे भोजन जितना मिलता था उतने दिनों तक तो वहाँ पे रहता था, जैसे ही वहाँ पे भोजन ख़त्म हो गया तो वो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, मानव फसल उगाने लगा, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होने लगी। उनको खाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो वहाँ फसल से मिल जाती थी, चाहिए थी वो, और पशु पालने लगा, और स्थायी जीवन यानी अब मानव है वो एक जगह पे अपना जीवन है वो यापन करने सीख गया। पहिए का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ। अधिक आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा है वो धान वगैरह उपजाने लगे। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब यहाँ पे शब्द आया ना, वस्तु विनिमय, उस पद्धति का भी विकास हुआ, यानी जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे मानव है नई नई क्रियाएं करने लगा, और वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता था। यानी रुपये वगैरह उस समय पे नहीं थे। जैसे किसी को कोई अन्न चाहिए, जैसे बाजरी चाहिए, तो वो बाजरी के बदले में कोई दूसरा है वस्तु वो उनको दे देते थे और वो ले लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे शुरू हो गया। व्यापार आरंभ हुआ, यानी फिर व्यापार शुरू हो गया, एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए, फिर धीरे धीरे फैक्ट्रियां मानव लगाने शुरू हो गया और अपना व्यापार है वो करने लग गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे उसने साधन की खोज की। परिवहन है वो भी यानी साधन भी धीरे धीरे उन्होंने खोज लिए, और उससे अपने सामान का आदान प्रदान है एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना शुरू कर दिया। सूचना क्रांति से पूरे संसार यानी पूरे विश्व में संसार सहज और दुरुस्त हो गया। फिर धीरे धीरे और सूचना साधन जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इनका विकास हुआ और इनको लाया गया, और इनसे सारी पूरे संसार की सूचनाएं हैं सभी जगह पर पहुंचने लगी। क्या आप जानते हैं, आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग करना चाहिए, यानी अपने आसपास जो भी पर्यावरण है उसको अपन को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, उसके ऊपर निर्भर जरूर रहना चाहिए, लेकिन उसका अति दोहन भी यानी अधिक उपयोग भी नहीं करना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरो, ठीक है, रवि की कक्षा में एक और मिजोरम राज्य है, क्या है, राज्य है, वहाँ की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती। मिजोरम में है ना, वो कहाँ पे है, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ये सूंड वाले 7 राज्य है ना, वहाँ पे अक्सर हरियाली होती है वहाँ पे, तो वो अपने वहाँ की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। अब वो रवि निराश हो गया था, क्योंकि उसका खेल का मैदान है, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, ये पहले पार्ट में पढ़ा था ना, उनका मैदान नष्ट कर दिया था, रवि निराश था। तो
तो उस नूरी ने क्या कहा कि छुट्टियां जब आए तब मेरे साथ में मेरे घर मिजोरम तू चलना। रवि के शिक्षक ने भी सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य और घरों और लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। गुरुजी ने भी कहा कि आने वाले दिनों में आपकी छुट्टियाँ हैं और छुट्टियों में आप जहाँ कहीं पे भी घूमने जाएंगे वहाँ का आप चित्र बनाकर लाएंगे। ये गुरुजी ने कहा। अब आपका पाठ पूरा हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न है, इनको मैं अगले वीडियो में हल करवाऊँगा। ठीक है, तो अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। फिर उसके बाद में अपन अगला लेसन देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक हैं आपके इस विषय में, और ये विषय है हमारा पर्यावरण, ये भूगोल पर आधारित हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो को आपके दोस्तों तक भी आगे शेयर कीजिएगा, आपके साथ में जो भी पढ़ने वाले हैं उन सभी को भी आगे आप भेजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना नाम ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों। इस पाठ को आप दोबारा पढ़िएगा। मिलता हूँ अगले पाठ में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।